हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं द स्टार्ट पॉडकास्ट। और आज मैं बात करने वाला हूं बजट 2021 फॉर स्टार्टअप पे। यस, आज से मैं एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ द स्टार्ट का, जिसमें कि मैं कवर करूँगा नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्टअप एंड बिजनेस न्यूज़। जो कुछ भी ट्रेंडिंग बिजनेस न्यूज़ या स्टार्टअप न्यूज़ जो भी दुनिया में चल रही है या जो भी इंडिया में चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस सेक्शन में। और आज के पॉडकास्ट में मैं कवर कर रहा हूँ बजट 2021 स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या था बजट में। तो चलो शुरू करते क्या था। देखो, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2021-22 प्रेजेंट किया मंडे को, और उसमें स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या था देखते। ये पहला ऐसा बजट था जो कि पेपरलेस था। ओके, इट वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया। चलो क्या क्या मिला देखते हैं। फर्स्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट विनर वाज कंट्रीज ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री। यस, इनको अलॉट हुए हैं 1500 करोड़ एक नया फंड अलॉट हुआ है 1500 करोड़ का। ये क्यों हुआ है? देखिए, अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा था, उसी के साथ साथ में जो डिजिटल पेमेंट का बूम आया था, ये काफ़ी फास्ट ग्रो हुआ है और इसके थ्रू बहुत सारा पेपरलेस काम हो चुका है और ज़्यादातर कैश हमें हैंडल करना नहीं पड़ता और काफ़ी सारी स्टेप्स या काफ़ी सारी चीज़ें और इजी हो गई है। तो इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए और ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छे से काम करें, इसके लिए ये चीज़ करी गई है। तो अलॉटमेंट 1500 करोड़ का है। डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है और बहुत अच्छे एडवांटेजेस उनको होने वाले हैं। Next is to incentivize startup, government has proposed to extend eligibility of claiming tax holidays by year to March 31, 2022। जो कि 2021 था, उसे एक साल से और बढ़ा दिया गया है उसकी एलिजिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया है स्टार्टअप्स वालों के लिए। जो फाइल कर सकते थे उन्होंने किया होगा तो ठीक, नहीं भी किया होगा तो फिर एक साल तक के बढ़ ही गया, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ क्या होगा कि also proposed कैपिटल गेन एक्सेम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप बाय मार्च 31, 2022। इसकी भी एक साल तक के, जिससे कि क्या होगा, फंडिंग बूस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा वो अपने स्टार्टअप्स के लिए। तो इससे स्टार्टअप्स वालों को और ऑब्वियसली अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा उनकी फंडिंग बूस्ट करने के लिए। ठीक है। थर्ड इज अनदर सिग्निफिकेंट मूव इज गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI जिसको कहते हैं, वो 49% से 74% पे बढ़ा दी गई है। पहले 49% थी, अभी उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा सा फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी फ़ायदा होगा, लगभग डबल के आसपास कह सकते हैं अपन। डबल तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है अगले आने वाले टाइम में। फोर्थ इज 1 पर्सन कंपनी, OPC विल बी अ थिंग। OPC ये पहले भी था, लेकिन क्या है, इंडिया में ऐसी छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी है। तो उनको क्या होता है, या तो वो सोलोप्रेनर्स है या जो एक सिंगल इंसान कोई एक स्टार्टअप चलाता है, या सिंगल इंसान जिसकी कोई खुद की कंपनी है, तो वो आगे जाकर उसको LLP रजिस्टर्ड करा देता है, या फिर और ज़्यादा अच्छा खासा टर्नओवर हो गया तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दी जाती है। लेकिन OPCs बहुत कम है। अब OPC पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि क्या होगा कि जो कुछ भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा ये OPC को, इसलिए क्योंकि क्या होता था, 1 पर्सन कंपनी ज़्यादातर है नहीं, जो भी है वो नॉर्मल छोटी किराना दुकान या छोटे छोटे लेवल के जो वेंडर्स है, उन सारे लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी, सोलोप्रेनर, और बहुत सारा वक्त उनका ज़ाया हो जाता था कि लीगल चीज़ें करने के पीछे बहुत सारा वक्त जाया करता था। वो अपना खुद का बिजनेस संभालेंगे या फिर लीगल चीज़ों के पीछे जाएंगे, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। ठीक है। और इसी के साथ साथ 1 पर्सन कंपनी पे अभी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाने वाला है, तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। और इसी के साथ NRI जो है ना, कि ऐसा प्रपोजल है कि जो रेसिडेंसी लिमिट होती है ना इंडियन सिटीज़न NRIs वगैरह की, वो पहले 182 डेज़ का था, अब उसको 120 डेज़ किया गया है। मतलब कि बाहर के जो NRIs है वो इंडिया में रहते हैं, और होता है कि बहुत बार वो बाहर रहते, इंडिया से बाहर रहते, लेकिन वो ऑपरेट कर सकते हैं अपनी कंपनी OPC इंडिया के अंदर, अगर वो बस कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 120 डेज़ या फिर साल में 120 दिन इंडिया में रहते हैं, तो वो OPC यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको अच्छा खासा इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हो जाएगा
और ये लिमिट जो पहले की 182 डेज़ की थी उसको 120 डेज़ की कर दिया गया है। तो फ़ायदा है कि काफ़ी और ओपीसी में इंक्रीमेंट अपने को देखने को मिलेगा और 1% कंपनीज़ और ज़्यादा आगे आ सकती है। इससे कि छोटे स्टार्टअप्स या छोटी जो कंपनीज़ है इनिशियल लेवल की, उनका बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। इनमें भी बूम हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले वक्त में। 5th इज़ Indian IT sector firm set to gain from digital census 2021. Yes, डिजिटल सेंसस 2021 होने वाला है, जो कि पूरा डिजिटल ही होगा। तो इंडियन आईटी फर्म्स जो भी है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का फंड है जो बाजू में निकाल के रखा है सिर्फ डिजिटल सेंसस 2021 के लिए। तो आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा इससे होने वाला है। एंड 6th इज़ एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब, फिनटेक हब बनने वाला है गुजरात के अंदर, गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, जो कि बहुत अच्छे तरीके की एक एडवांस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वहाँ पर। जो कुछ भी है नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें संभाली जाएगी, लगभग उसी लेवल का काफ़ी अच्छा सा बनने वाला है, जो कि गुजरात के अंदर बनने वाला है, जिसकी प्लानिंग हो रही है लगभग। एंड 7th इज़ जो स्मॉल कंपनीज़ होती है उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है इस बजट के अंदर, कि अब पेड अप कैपिटल जो था वो 50 लाख टू 2 करोड़ है, अभी कर दिया गया है 50 लाख से 2 करोड़ तक उनका थ्रेशोल्ड। और टर्नओवर जो है उनका वो 2 करोड़ टू 20 करोड़ कर दिया गया है। अब इससे क्या था कि पहले की जो थी उनको थोड़ा कम था, अब छोटी कंपनीज को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा, थोड़ा टैक्सेशन और ये बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड कामों के लिए। अब उनकी लिमिट ऑलरेडी थोड़ी बढ़ गई है, तो इससे फाइनेंशियल मिनिस्टर का ये कहना है कि इट विल बेनिफिट मोर देन 2 लाख कंपनीज इन ईजिंग देयर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ बजट 2021 में स्टार्टअप्स और बिजनेस से रिलेटेड इतना ही था। कुछ एमएसएमई की न्यूज़ थी, वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया हो। और मिलते हैं अगले स्टार्टअप न्यूज़ में, अगले बिजनेस न्यूज़ में। और इसी से रिलेटेड आपको और क्या कैसा कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे काम, स्टे प्रोडक्टिव।